अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर 5 पढ़ना है जुडिशरी। आपने चैप्टर 2 में इसके थोड़ी सी जानकारी पढ़ी थी, इसके मतलब बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट टॉपिक। वो क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस टॉपिक दे रहा हूँ। इस पर हमें पढ़ना क्या है, क्या करना है। जुडिशरी। तो जब हम इस टर्म की तरफ आते हैं, जुडिशरी क्या है, इससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने यूनिट 2-3 में पढ़ा है कि जुडिशरी से पहले आपने पढ़ा लेजिस्लेचर। यानी लेजिस्लेचर क्या है? जो जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन, यानी इनके पास पावर होता है मेकिंग लॉज। तो एग्जीक्यूटिव, उसके बाद क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, दे एग्जीक्यूट द बॉडी, दे एग्जीक्यूट द लॉज। ये फिर इनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपको लास्ट से ये जुडिशरी रिलेटेड है सारा, इसलिए मैंने सिखाया आपको पहले कि लेजिस्लेचर आपने पढ़ा होगा, वो पार्लियामेंट कैसे लॉ बनते हैं, वो सारा हमने वो प्रोसीजर्स पढ़ा है। ये जुडिशरी है, इट इज़ अ थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी इट इज़ ए थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा चूज है ये गवर्नमेंट का, जिस तरह मीडिया है बाकी, इसी तरह जुडिशरी भी थर्ड। तो जब भी आपके जहन में कभी आता है कोर्ट, जजेस, लॉयर्स, एडवोकेटर्स, ये सारा सिस्टम जब आता है तो दैट मीन्स द इट इज़ ए जुडिशरी। इसी को हम बोलते हैं इट इज़ ए जुडिशरी। तो क्या है ये टर्म? जुडिशरी में क्या था पहले? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज अबव ऑल, यानी कानून जो है ये सबसे ऊपर है। नॉट लॉ मेकर्स, नॉट लॉ, जो बनाने वाले वो नहीं, बट लॉ इज अबव ऑल, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या करता है? दैट, और ये मैं बताऊंगा, ये जुडिशरी जो होता है इट एनफोर्सेस द लॉज, इट एनफोर्सेस लॉज। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है? टू एंश्योर दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, यानी किसी को ये यकीन दिलाना कि क्या वहां पे क्या है, रूल ऑफ लॉ है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है? यही जुडिशरी, जुडिशियल लॉज। ये लॉ तो खुद ब खुद काम नहीं करेगा, ये तो जानदार नहीं है, वहां से यहाँ से जाएगा, वो बोलेगा, ये बोलेगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको देखभाल करने के लिए कौन सा सिस्टम है? दैट इज द जुडिशरी सिस्टम। ये जुडिशरी सिस्टम क्या करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स। इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कोर्ट का, दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन लॉ इज अप्रोच। तो उसके पास सिटीजन जा सकते हैं जब उनके लॉ वायलेट किए जाते हैं, दैट इज द जुडिशरी। यानी इट एंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। तो टू एंश्योर दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, वी मस्ट हैव ए जुडिशियल सिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स। यानी इस कोर्ट चक्कर में जब सारे ये आते हैं, वकील, जज टर्म आते हैं, तो दैट इज कंप्राइजेस द जुडिशरी। लेकिन इसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? इसका रोल है क्या? अभी मैंने बताया ना आपको, कोई भी लॉ बन जाता है तो फिर लॉ को कहाँ पता है मैं क्या करूं, वो क्या करूं, क्योंकि वो तो लोग बनाते हैं। तो फिर उसके लिए कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए ना, जो इसको एनफोर्स करे, जो इसका देखभाल करे, कहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए इस जुडिशरी का क्या अलग अपना रोल है, रोल ऑफ द जुडिशरी। यानी व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? इसका रोल क्या है? जुडिशरी का रोल है क्या? कोर्ट, आपको पता है कि कोर्ट इज टेकन डिसीजंस एट नंबर ऑफ इश्यूज। जहां पे भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो फिर लास्ट में कहां पे डिसीजन आता है? कोर्ट से ही। तो यानी रोल जुडिशरी का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, कहीं पे भी आज देखते हो कोई पे स्टूडेंट को मार रहा है कोई टीचर, वो भी जाता है फिर कोर्ट इशू में। इसी तरह कहीं पे वाटर का इशू होता है, शेयरिंग ऑफ वाटर्स का, रिवर का, वो सारा कहाँ पे चला जाता है? कोर्ट में। तो फिर कोर्ट उसमें कह देता है अपना डिसीजन। तो कोर्ट की फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इस जुडिशरी का पहला डिस्प्यूट रेजुलेशन। यानी जब कहाँ पे दो आदमी या दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई होती है तो वो कहाँ पे, उनका फैसला कहाँ पे होता है? फिर कोर्ट में। या कहीं पे होता है डिस्प्यूट होता है बिटवीन, यानी ये सिटीजन्स, यानी जब कई शहरियों को आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये भी ये रिजॉल्व करते हैं। या कहीं पे क्या होता है, तो गवर्नमेंट तो पावरफुल बॉडी होती है, वो कभी पे किसी की जमीन हड़पती है, कुछ करती हैं, तो लोग उस वक्त पे क्या करेंगे? उनके पास क्या चारा होता है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं होते हैं, तो वो भी जाते हैं कहाँ पे? कोर्ट। यानी अगर हम देखेंगे बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, इन दरमियान भी ये सारा मामला खत्म करता है। यहाँ कहीं पे क्या होता है? कहीं पे होता है बिटवीन टू स्टेट्स,
टू स्टेट गवर्नमेंट्स। कहीं पे दो रियासत को आपस में प्रॉब्लम होती है, यानी वाटर शेयरिंग पे होती है, रिवर्स का होती है, कुछ ऐसा उनको मिलना, कुछ उनको मिलना, तो फिर वो भी कहाँ पे जाता है, फिर वो डिसीजन भी जुडिशरी पे जाता है। कहीं पे क्या होता है, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कोई मसला होता है किनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर वो मसला भी कहाँ पे जाता है, कोर्ट में ही जाता है। यानी इसका यही है कि जुडिशरी का पहला जो फंक्शन है, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो ये सारे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। यानी कहीं पे दो सिटीजन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मर्डर केस होता है, कुछ और केस होता है, तो फिर वो कहाँ पे जाता है, जुडिशरी सिस्टम में। इसी तरह है दूसरा जुडिशल रिव्यू, यानी इसके पास दूसरा पावर भी होता है। ये क्या रोल होता है, जुडिशल रिव्यू, यानी कोई लॉ बनाया तो ये क्या लग रहा है, ये इनको ये वायलेट कर रहे हैं लॉ को, या ये उनके लिए ठीक नहीं होता है जिनके लिए बनाया गया है, या उन पे इसका गलत असर पड़ता है, तो इस जुडिशल फिर क्या करते हैं, यहाँ पे रीड करते, तो इसको पावर्स होते हैं कि ये इस डिसीजन को ही रिव्यू करता है। यानी जब कोई लॉ अनपॉपुलर होता है, कंट्रावर्शियल लॉज होता है, फिर वो कहाँ की रुख करते हैं, कोर्ट की तरफ, फिर वहां पे उस पर हेयरिंग हो जाती है। फिर अगर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, यानी ये क्या है, ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर वो क्या करते हैं, इसको वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, यानी उसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं, कुछ नया लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है कि हर कोई सिटीजन अप्रोच कर सकता है, एवरी सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। कब, जब उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। मिसाल के तौर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको, अगर उसको वो करने नहीं दिया तो वो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। यहाँ बहुत सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, यानी पढ़ना, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन है, दीज आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। इफ दीज फंडामेंटल्स आर हैव बीन वायलेटेड, सो व्हाट ए पर्सन कैन डू, ही मूव्स टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा 7th में, इसकी एक हाकिम शेख था, एंड वो क्या था, हाकिम शेख, वो था एक एग्रीकल्चर लेबर, तो उसको क्या हो गया, हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, वो गिर गया था किससे, रनिंग ट्रेन से। फिर जब वो गया तो हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज किया उसको एडमिट करने के लिए, यानी किसी हॉस्पिटल ने इसको एडमिट नहीं किया। जब वो नहीं किया तो फिर वो केस कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 21 के तहत उसने बताया कि एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी हर सिटीजन को क्या है, जिंदा रहने का हक है। तो फिर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला कि इसको कंपनसेट कीजिए क्योंकि ये आपकी गलती है। उनकी सारे वो फोर्सेस क्या है, उन्होंने उसको क्या किया, हॉस्पिटल ने रिफ्यूज किया, इनकार किया उसके लिए, क्योंकि उसकी ये फंडामेंटल राइट थे, राइट टू लाइफ। तो वो कहाँ पे चले गए, फिर कोर्ट की तरफ। तो कोर्ट ने इनको फिर क्या किया, डायरेक्शन दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि इसके क्या आप कीजिए, कंपनसेशन कीजिए, यानी उसके कुछ मुआवजा दीजिए, उस जो उसके वो हेल्थ वो सारा कुछ चला गया। तो फिर उसको क्या नाम रखा गया था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर सैनिटरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्ट 1996। तो हम इसका आगे क्या पढ़ना है, वो है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट कब ये एस्टेब्लिश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 26 जनवरी 1950। उसी दिन इंडिया क्या हुआ था, यहाँ पे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक कंट्री। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये डेट है, एस्टेब्लिश कब हुआ, अब ये 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950। तो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। ये ओवरव्यू था इसका लेसन का थोड़ा सा, तो कल से हम इसका पढ़ेंगे। जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ये दो टॉपिक्स है इसमें, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिर है लास्ट में वो ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। थैंक्स।